नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर फटाफट खबरें। बने रहिए हमारे साथ। आरटीओ ऑफिस में कोविड-19 की नियमों का उल्लंघन हो रहा है। अधिकारियों के द्वारा समझाने के बावजूद भी लोग कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। बिना मास्क लगाए इधर-उधर टहल रहे हैं। आपको बता दें कि पूरा मामला आजमगढ़ जिले के आरटीओ ऑफिस का है, जहां पर प्रतिदिन हजारों लोग लाइसेंस बनवाने व गाड़ियों के पंजीकरण व अन्य कार्यों के लिए इकट्ठा होते हैं। जहां पर सरकार द्वारा कोविड-19 से बचाव के लिए तमाम प्रकार की गाइडलाइन जारी की गई है। अधिकारी लोगों को मास्क का प्रयोग करने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की हिदायत दी जा रही है। तो वहीं आरटीओ परिसर में लोग बेखौफ बिना मास्क के घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस पर आरटीओ के अधिकारी भी लगातार लोगों से वार्ता कर मास्क और सैनिटाइजर इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं। तो वही आरटीओ ऑफिस में प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सरकारी कार्यालय पर कोविड-19 की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। हमने बात किया संतोष सिंह आरटीओ से, आपको सुनवाते हैं। एक नया आदेश लाइसेंस में जारी हुआ है कि जो काम रुके थे अब दोबारा चालू किया गया है कि किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं और क्या है। चूँकि लॉकडाउन में उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस, चाहे वो लर्निंग लाइसेंस हो, रिन्यूअल हो, चाहे परमानेंट हो, बंद कर दिया गया था। तो पुनः जो है सरकार ने अनलॉक होने के बाद जो है डीएल बनाने की अनुमति दे दी है। इस समय हमारा जो है पर डे 320 लर्निंग लाइसेंस और तथा उसी के अनुसार जो है परमानेंट रिन्यूअल का काम शुरू हो गया। सर, कोरोना वायरस से बचने के लिए विभाग में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं अपने यहाँ और कितना आप लोग बचाव कर रहे हैं? कोरोना से बचाव के लिए जैसा कि डीएम साहब का आदेश है और स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन है, हम लोगों ने एक हेल्प डेस्क की स्थापना की है और जो लाइसेंस और सामने भी है एक बोर्ड लगा हुआ है और जो भी हेल्प डेस्क में कर्मचारी की नियुक्ति है। और चूँकि ये जो है सार्वजनिक प्लेस वाला विभाग है, यहाँ पे रोज़ाना जो है लगभग 5 से 6 हज़ार लोगों की भीड़ रहती है, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि एक एक करके आएँ, तभी थोड़ा बहुत गैदरिंग हो जा रही है। और हम लोग जो है बाहर गोल घेरा भी बनाए हुए हैं कि एक क्रम से आएँ। तो हम जनता से यही अपील करते हैं कि जो भी काम कराने आएँ वो जो भी कोविड गाइडलाइन है उसका अनुपालन करें, ताकि वो अपने सुरक्षित रहें और हम लोगों को भी सुरक्षित। अभी आपके यहाँ सर देखा गया कि बिना मास्क के लोग काम करा रहे हैं, विभाग में बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं। हाँ, उसमें कितनी कार्रवाई कराएंगे आप? अब ये है कि मास्क के लिए तो 500 रुपये का अर्थदंड है, लेकिन हम लोग बार बार अपील करते हैं कि बिना मास्क के किसी भी कैंडिडेट का कोई काम न किया जाए। यहाँ हमने डीबीए को, बड़े बाबू को, सारे स्टाफ को मैंने निर्देशित कर दिया है कि बिना मास्क के उनको प्रवेश न दिया जाए, उनका कोई काम न किया जाए। अगर वो नहीं हैं, नहीं लगाते हैं या जेब में रखे हुए हैं तो जनता से उनसे अपील है कि वो मास्क लगा लें। तो कोई आप गाइडलाइन जारी करेंगे बिना मास्क कार्रवाई नहीं? हाँ, गाइडलाइन पहले से भी आदेश है और एक आपके कथनानुसार फिर में संशोधित गाइडलाइन है। विनोद कुमार सिंह आईपीएस अपर पुलिस महानिदेशक पीएसी उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा 20वीं वाहिनी में परेड ग्राउंड एवं नए मंच तथा पुलिस मॉडर्न स्कूल व चिल्ड्रेन पार्क का उद्घाटन किया गया। आज पीएसी प्रमुख विनोद कुमार सिंह द्वारा 20वीं वाहिनी का भ्रमण निरीक्षण किया। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व वर्ष 2011 में श्री आर के तिवारी पुलिस महानिदेशक पीएसी का इस वाहिनी में आगमन हुआ था। 9 वर्षों के अंतराल पर पीएसी प्रमुख का आगमन 20वीं वाहिनी में हुआ। इस अवसर पर वाहिनी के अधिकारियों, कर्मचारियों के श्रमदान सहयोग से बनाए गए परेड ग्राउंड एवं नए मंच तथा पुलिस मॉडर्न स्कूल के शिक्षारत बच्चों हेतु बनाए गए चिल्ड्रेन पार्क का बृहद रूप से उद्घाटन पीएसी प्रमुख द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि पीएसी जब भी याद किया जाता है कुछ ही समय में उपस्थित हो जाती है। उन्होंने कहा कि हमारे 3 मंत्र बेहतर संवाद, जनपदीय अधिकारियों से बेहतर संबंध व सबके साथ समन्वय बनाकर हम चलते हैं। उन्होंने कहा कि 7 महीने की कोरोना काल में उत्तर प्रदेश पीएसी सावधानियां बरत कर कार्य कर रही है। इसका नतीजा ये है कि आज पीएसी कोरोना से मुक्त है। क्या कुछ कहा पीएसी प्रमुख विनोद कुमार सिंह ने, आपको सुनवाते हैं। आप लोगों ने बाकी लोगों को घेर लिया ना। पीएसी उत्तर प्रदेश पुलिस की सशस्त्र बल है, 33 वाहिनियां हैं और लगातार जो रोल पीएसी का है सशस्त्र बल के रूप में, जो जनपदीय पुलिस है उसके सहयोग के लिए, चाहे आम शांति व्यवस्था में या वाम उग्रवाद क्षेत्र जो मिर्ज़ापुर सोनभद्र चंदौली का है या धार्मिक स्थल सुरक्षा
अलग अलग तरीके से पीएसी हमेशा से अपनी सेवा देती रही है। पीएसी को व्यावसायिक रूप से तैयार करने के लिए प्रशिक्षण में, उपकरण में हर बेहतरी करने के प्रयास किए गए हैं और आज की तारीख में पीएसी हर चुनौती को करने को तैयार है। एक विशिष्ट बात जो अभी हुई है विगत कुछ समय में, 16,000 पीएसी के जवान प्रशिक्षण प्राप्त कर, आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त कर पीएसी बल में सम्मिलित हुए। हमारी 46 कंपनियां जो लंबे समय से निष्क्रिय हो गई थी, अक्रियाशील हो गई थी, उनको दोबारा खड़ा किया गया है। तो आज की तारीख में पीएसी अपने 100% स्ट्रेंथ पे है। 33 बटालियन, 273 कंपनी और जितने भी मैं अपने कार्यकाल के समय की बातें कर सकता हूँ। महाकुंभ 2019 से लेकर लोकसभा निर्वाचन से लेकर जितनी पिछले विगत वर्ष में और इस 2020 में भी कोरोना की पूरी चुनौती जो मार्च से लेकर अभी तक रहा है, जिस तरीके से पीएसी ने कंधा से कंधा मिलाकर जनपदीय पुलिस के साथ अपना योगदान दिया है, हर जगह तारीफ हुई है और आने वाले समय में भी पीएसी हर चुनौती से निपटने को तैयार है। आधुनिकताओं के दौर में सर जिस तरीके से आज का हालात है और बाहरी चुनौतियाँ हैं, खासतौर पर नक्सलवाद है, तो इनसे निपटने के लिए आपके पास आधुनिकताएं का क्या? सबसे अहम है प्रशिक्षण। आपने सही कहा, बदलती चुनौतियों के हिसाब से अपने तैयार करना, ये तो डार्विन का सिद्धांत है कि जो चुनौतियाँ आती हैं उसके हिसाब से जो तैयार नहीं करेगा तो वो पिछड़ेगा, वो धोखा खाएगा। उसी सिद्धांत पे हम लोग काम करते हुए प्रशिक्षण को हमने बहुत जोर दिया है। जो आधारभूत प्रशिक्षण है वो भी बहुत हाई क्वालिटी का सुनिश्चित कराया गया और लगातार हम उस पर रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी कर रहे हैं। उपकरण की जहाँ तक बात है, उपकरण हम तैयार हैं, सुसज्जित हैं। नए कुछ बुलेट प्रूफ हेलमेट्स, बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी भारत सरकार के साथ संयोजन करके हम उसको भी हम प्रोक्योर कर रहे हैं। और भी जो उपकरण हैं उसे सुसज्जित किया गया है। टेक्नोलॉजी का समावेश किया गया है, तकनीक का समावेश किया गया है। सभी पीएसी वाहिनियों के कंट्रोल रूम को बहुत आधुनिक किया गया है ताकि वो सूचनाओं का संचार प्रसार। पीएसी मुख्यालय के कंट्रोल रूम को बहुत आधुनिक किया गया है। एक सोच में परिवर्तन लाने की बात की गई और पूरी बात की एक बात रही है, शुरू से एक ही चीज़ पे बल दिया गया, पीएसी के आत्मगौरव को, हर जवान के आत्मगौरव को ऊंचा करना। पीएसी का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, आत्मगौरव में बढ़ोतरी हुई है। हर इंसान अपने आप को, हर जवान बहुत उसका ऊंचा मनोबल है, गौरवान्वित महसूस कर रहा है। तो जवान अगर मनोबल ऊंचा रहता है तो परिणाम बेहतर आते हैं। उसी सोच के तहत कार्रवाई की गई। अभी एक सवाल और डॉक्टर साहब, कोई रिएक्शन सबसे बड़ी उपलब्धि होती है, इसके लिए कितना? गतिशीलता की आपने बात की, मोबिलिटी की बात की। हम लोगों का रिस्पांस टाइम, हम लगातार उसका अनुश्रवण करते हैं कि जब भी पीएसी को याद किया जाए तो कितने कम से कम समय में पीएसी जनपदीय पुलिस के सहयोग के लिए पहुंचती है। और बेहतर हमने जोर दिया है, 3 के सिद्धांत पे हमने जोर दिया है। बेहतर संवाद से बेहतर समन्वय और बेहतर समन्वय से बेहतर सहयोग। बेहतर से बेहतर संवाद हम स्थापित करें सभी के साथ, जनपदीय पुलिस के साथ, सभी के साथ, संवाद के साथ समन्वय, समन्वय के साथ सहयोग, परिणाम अच्छे मिलने के बाद। सर, आज जनपद में आपका आगमन हुआ है, किस तरीके से आप किन किन कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं और किन किन चीज़ों पे आपका विशेष फोकस रहा है? कल शाम आया तो अपने जो यहाँ हमारा ये जो पिछला 7 महीने का दौर कोरोना का रहा है, कोविड-19 का, बहुत ही टफ दौर रहा है और चुनौतीपूर्ण रहा है। परिवार के लोगों से मैं मिला, बच्चों से मिला, उनकी कुशलता जानी और मनोबल ऊंचा पाया। और जो सावधानियां हमने बरती हैं, आज की तारीख में ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि पूरे पीएसी बल में, पूरे उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में 0 कोरोना पॉजिटिव है। पहला हमारा संक्रमण 13 मई का था और 29 अक्टूबर आते आते हम 0 हैं। पिछले 4 दिन से हम 0 हैं। तो जो सावधानियाँ, ड्यूटी भी हमने दी है, चाहे हम हमारे जो परिसर है वहाँ हम रहें, चाहे हम ड्यूटी स्थल पर रहें, लगातार अवेयरनेस, सावधानी उसको बरतते हुए, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए हमने सभी का आह्वान किया कि जो सावधानियां बरती गई हैं कोरोना के दौरान, आगे भी माननीय प्रधानमंत्री जी के भी जो निर्देश हैं, 2 गज दूरी की बात है, मास्क लगाने की बात है, अपने आप को सैनिटाइज करने की बात है, तो हमने धन्यवाद ज्ञापित किया अपने परिवारजनों का। आज सुबह से वाहिनी के निरीक्षण पे हूँ, जितनी भी वाहिनी के चीज़ें हैं वो देख रहा हूँ। आज ही से एक चीज़ और आपके संज्ञान में ला दूँ बात, आज ही से पूरे उत्तर प्रदेश में 14,000 सिविल पुलिस की प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ है जवानों का।
कुल 77 प्रशिक्षण संस्थान में, जिसमें से 25 पीएसी के बटालियंस में हो रहा है। उसी कड़ी में आज 20वीं वाहिनी में एक संयोग की बात है कि मेरे आगमन के दौरान 20वीं वाहिनी में महिला रिक्रूट आरक्षियों को दिया गया है। 156 महिलाएं यहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगी। उनको भी अभी हमने उनका मनोबल ऊंचा किया, उनसे संवाद स्थापित किया, क्योंकि उनका आज पहला दिन है। इंसान घर छोड़ के आता है, बहुत सारे मन में शंकाएँ रहती हैं, सवाल होते हैं, और प्रशिक्षण को हाई क्वालिटी चलाने का हमने सेनानायक और उनकी पूरी टीम को जोड़ दिया है। आजमगढ़ के मुबारकपुर से खबर है, जहां ज्वाइंट मजिस्ट्रेट गौरव कुमार आईएएस ने मुबारकपुर नगरपालिका का अचानक भ्रमण कर नगरपालिका परिषद द्वारा कराए गए निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ नगरपालिका अधिशासी अधिकारी राजपत बैस, जय महावीर भारती व अन्य मातहत कर्मचारी भी उपस्थित थे। उन्होंने सबसे पहले मोहल्ला नेवादा में जाकर निर्माण कार्यों का जायजा लिया। फिर मोहल्ला रसुलपुर, मोहल्ला टांडिया, कटरा और पाही मोड़ में भी जाकर नाला इंटरलॉकिंग व अन्य निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का जायजा लिया और आगे के लिए उन्होंने निर्देशित किया कि कोई भी निर्माण कार्य मानक के विपरीत नहीं होना चाहिए। यही सरकार की मंशा है। अगर ऐसा हुआ तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जमीन किसी की है? हाँ सर, ये केवल इंटरलॉकिंग का है सर, ये पहले से है, साइडवाल नहीं सर। हाँ, केवल इंटरलॉकिंग है। हाँ केवल और नाली। आज शहर के स्टेडियम पार्क से लेकर पहाड़पुर तिराहा तक हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मिलकर के नकीता तोमर के हत्यारे तौसीफ खां पुतला फूका और निकिता को न्याय मिले, इसके लिए कैंडल मार्च निकाला और फांसी की मांग की। हिंदू जागरण मंच के जिला उपाध्यक्ष ने कहा कि इस तरह से किसी हिंदू लड़की की हत्या बहुत ही निंदनीय है और हिंदू जागरण मंच इस घटना की घोर निंदा करता है। जो दोषी हैं उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक विपिन सिंह ने कहा कि बहन निकिता तोमर के हत्यारे तौसीफ और उसके साथ देने वाले रिहान को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। हिंदू जागरण मंच जिला महामंत्री कीर्तिमान सिंह तोमर ने कहा कि लव जिहाद हमारे देश का बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर कठोर कानून बनाया जाए और कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान हो, जिससे अपराधी लव जिहाद करने से डरें। इस मौके पर रंजीत सिंह राठी, हिमांशु सिंह, दिव्यांशु राय, कीर्तिमान सिंह तोमर, आकाश सिंह, आजाद सिंह, दिव्यांशु सिंह, पीयूष सिंह आदि लोग मौजूद रहे। इस बाबत क्या कुछ कहा अभय प्रताप सिंह ने, आपको सुनवाते हैं। नाम है आपका? अभय प्रताप सिंह। अच्छा, क्या मामला, किस लिए कैंडल मार्च निकाले आप लोग? हम लोग कैंडल मार्च निकिता तोमर के लिए निकाले हैं। ये जो मामला हरियाणा में बल्लभगढ़ सेक्टर 27 की रहने वाली जो छात्रा थी, एक हिंदू छात्रा निकिता तोमर, जो अपने कॉलेज से एग्जाम देकर निकल रही थी, उसको दोषी के द्वारा दिन दहाड़े गोली मार कर हत्या कर दी गई। ये हत्या इसकी वजह से कर दी गई कि वो लव जिहाद को अपनाना नहीं चाहती थी, वो तो अपने धर्म को छोड़ना नहीं चाहती थी, वो मुस्लिम धर्म में जाना नहीं चाहती थी, इसकी वजह से उसकी हत्या कर दी गई। यह बहुत ही घिनौना अपराध किया गया था तौसीफ के द्वारा और हम इसकी सरकार से ये मांग करते हैं कि उसको जल्द से जल्द फांसी सजा दी जाए। जान के बदले हमको जान चाहिए। वो तो निकिता तोमर एक पढ़ने में बहुत ही होनहार छात्रा थी, अपने स्कूल में मतलब अव्वल आती थी, उसकी एक IPS बनने की इच्छा थी। और ये हमारे समाज के लिए जो ये लव जिहाद शब्द है, बहुत ही घिनौना शब्द हमारे धर्म में कहा जाता है ये। और मैं अपने इस न्यूज़ के माध्यम से अपने हिंदू भाइयों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग इस घिनौने अपराध में शामिल न होइए और आपसे अगर कोई ज़बरदस्ती कुछ करना चाहता है तो हिंदू जागरण मंच से जरूर संपर्क करिए। आजमगढ़ के मुबारकपुर से खबर है, जहां 3 नवंबर 2020 को प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर पुलिस टीम द्वारा अवैध असलहे की सूचना पर नया रोडवेज बस स्टैंड मुबारकपुर के पास से अभियुक्त सदाब पुत्रन्याज निवासी असाउर थाना मुबारकपुर को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। तो वही अंधेरे का लाभ उठाकर अभियुक्त रईस बिल्कुल से फरार हो गए। अभियुक्त के कब्जे से एक पिस्टल, कारतूस और खोखा कारतूस बरामद किया गया है। अभियुक्त से कड़ाई से पूछताछ करने पर बताया कि गांव में पार्टी बंदी को लेकर नुमान प्रधान व खुर्शीद के मध्य प्रतिद्वंदिता है, जिसमें हम लोग खुर्शीद की तरफ से रहते हैं।
बराबर विवाद होता रहता है। इस कारण मैं अपने पास असलाह रखता हूँ। गिरफ्तार कर विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजा गया है। देखिए, जनपद में अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश में चला रहे अभियान के तहत मुबारकपुर पर पुलिस द्वारा आज सुबह करीब 4:30 बजे शादाब पुत्र नियाज निवासी असाउर थाना मुबारकपुर को गिरफ्तार किया गया एक पिस्टल के साथ। इस पिस्टल के बारे में जब उससे पूछताछ की गई तो अपने साथ उसने 2 अभियुक्तों को और बताया, रईस और गुलशेर, जो लेके भाग गए। इन्हीं अभियुक्तों में से किसी अभियुक्त द्वारा ये किसी से खरीदी जाना बताया गया है। तो इस संबंध में पुलिस द्वारा तफ्तीश की जा रही है और इसको दौरान पुलिस मुठभेड़ पकड़ा गया है, क्योंकि इसने पुलिस पार्टी पर फायर किया था। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा भी फायर किया गया, तो पुलिस मुठभेड़ में इसकी गिरफ्तारी हुई है। इस प्रकार एक शातिर अपराधी की गिरफ्तारी पुलिस मुबारकपुर पुलिस द्वारा की गई, जो एक बड़ी कामयाबी है। शेष 2 अभियुक्तों को भी शीघ्र गिरफ्तार करने के लिए पुलिस बंदोबस्त के लिए पार्टी गठित कर दी गई। सर, फर्स्ट प्रेमाफेसी क्या बताया जा रहा है? पिस्टल अवैध थी या अवैध थी? नहीं, पिस्टल अवैध है। अब ये पिस्टल कहाँ से लाएगी, इस बारे में पूरी तफ्तीश की जाएगी और जिन लोगों ने सप्लाई की होगी उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इनका एक बड़ा गैंग है, क्योंकि इनके 2 अभियुक्त तो 2 इनके साथ के भागे हैं। अब ये जहाँ से सप्लाई करते हैं, क्योंकि जनपद में जो हथियारों की सप्लाई का काम है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण अपराध का एक अंग है, जिसको हम लोग कंट्रोल करने के लिए पूरी तरीके से अभियान चला रहे हैं। आपराधिक रिकॉर्ड भी है? नहीं, इनकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं मिली है। क्रिमिनल हिस्ट्री तलाश की जाएगी। बाकी जो शेष 2 अभियुक्त हैं उनके गिरफ्तार होने पर और जानकारी हो सकती है। क्या इनकी अन्य जनपदों में भी कनेक्शन है? नहीं, इनके और जनपदों में कनेक्शन बिल्कुल होंगे। इसके बारे में पूरी तफ्तीश की जाएगी तो पता चलेगा। थैंक यू। मुबारकपुर विधानसभा के एक गांव निवासी सूबेदार की भाई की गुजरात में मौत हो गई। इसकी सूचना पाते ही गांव में शोक संवेदना व्यक्त करने वालों का तांता लग गया। मौके पर शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे मुबारकपुर के वीरेंद्र यादव जिला पंचायत सदस्य मुबारकपुर और परिजनों को ढांढस बंधाया और कहा कि इस दुख की घड़ी में हम सब आपके साथ हैं। क्या कुछ कहा मीडिया से हुई बातचीत में, सुनवाते हैं आपको। वीरेंद्र यादव जिला पंचायत सदस्य हैं, लगातार जनता के बीच से चुन कर आते हैं और आज मैं करपिया गांव में गया था। 346 विधानसभा मुबारकपुर का बॉर्डर का हमारा गांव है। मुझे सूचना मिली और मेरी एक मंशा भी रहती है कि मैं हर समाज में हर दरवाजे पे जाऊं और सबके सुख और दुख में शरीक हूं। उसी कड़ी में सूबेदार भाई अपने मित्र हैं, उनके भाई की आकस्मिक मृत्यु गुजरात में हो गई थी। सूचना मिली और मैं मौके पर गया और दुख प्रकट किया और शोक संपत्ति परिवार को ढांढस भी बंधाया। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने कहा है कि विस्फोटक अधिनियम एवं नियमावली 2008 के अनुसार आतिशबाजी की दुकानों के अस्थायी व अस्थायी लाइसेंस निर्गत किए जाने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने एवं वर्णित याचिका में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन अधोवर्णित निर्देश दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत जनपद के समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट क्षेत्राधिकारी अपने अपने परिक्षेत्र में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएं। ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 के अनुसार घोषित लाइसेंस जोन, अस्पताल, नर्सिंग होम, प्राथमिक एवं जिला हेल्थ केयर सेंटर, शैक्षणिक संस्थान, न्यायालय, धार्मिक स्थल एवं अन्य घोषित क्षेत्र के 100 मीटर के अंदर पटाखे न फोड़े जाएं। जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सरकारी एवं निजी विद्यालयों के संगठनों के माध्यम से शैक्षणिक संस्थाओं में बच्चों को पटाखे के दुष्प्रभावों के संबंध में संवेदनशील बनाया जाए एवं शिक्षित किया जाए। यदि किसी उप जिला मजिस्ट्रेट क्षेत्राधिकारी के क्षेत्र में पटाखा निर्माण करने की कोई विनिर्माण यूनिट है तो संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के प्रति लिखित रूप में उपलब्ध कराते हुए उसके अनुपालन की अपेक्षा कर लें। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने अवगत कराया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उच्चतर दुकानों के आवंटन में स्वयं सहायता समूहों को प्रथम वरीयता प्रदान करने के संबंध में निर्देश निर्गत किए गए हैं। इसी क्रम में प्रदेश में रिक्त उचित मूल्य की दुकानों का आवंटन स्वयं सहायता समूहों को किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कतिपय ग्राम पंचायतों में स्वयं सहायता समूह को राशन की दुकान के आवंटन में यह शिकायत प्राप्त हो रही है कि वर्तमान कोठेदार स्वयं के घर के
महिला सदस्य को शामिल करते हुए स्वयं सहायता समूह का गठन कर राशन की दुकान के आवंटन के लिए आवेदन कर रहे हैं अथवा अपने परिवार के सदस्यों को पूर्व से गठित स्वयं सहायता समूह में सदस्य के रूप में शामिल कराकर स्वयं सहायता समूह द्वारा राशन की दुकान के आवंटन के लिए आवेदन कर रहे हैं। राशन की दुकान के आवंटन में स्वयं सहायता समूहों को प्रथम वरीयता दिए जाने के शासन की इस निर्णय के अंतर्गत दुकान स्वयं सहायता समूहों के नाम आवंटित होना है और आमदनी भी समानुपातिक रूप से सभी सदस्यों के बंटना है। नए समूह राशन की दुकान के आवेदन के लिए ही गठित करना अथवा नए सदस्यों का नाम जुड़ना शासन के निर्णय की मंशा के विपरीत है। आजमगढ़ जनपद में एसपी के निर्देशानुसार अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत जनपद की विभिन्न थानों की पुलिस को आज बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि थाना कंदरापुर की पुलिस ने अपनी कार्रवाई में जहां एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, तो वही थाना तरवा की पुलिस ने भी एक अवैध तमंचा 315 बोर व एक अवैध जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बात करें महाराजगंज पुलिस की, तो महाराजगंज पुलिस ने भी अपने अलग अलग 2 कार्रवाई में मारपीट में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, तो वही दूसरी कार्रवाई में आगजनी के मामले में एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बात करें अगर थाना जहानागंज पुलिस की, तो थाना जहानागंज पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए सरकारी कार्य में बाधा डालने व सरकारी कर्मचारी से मारपीट करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। तो वही थाना गंभीरपुर की पुलिस ने भी दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। इस तरह की हुई पुलिसिया कार्रवाई से अपराध खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत कोविड-19 के गाइडलाइन का अनुपालन एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए प्रभारी जिलाधिकारी आनंद कुमार शुक्ला व पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह की अध्यक्षता में तहसील लालगंज के सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस संपन्न हुआ। प्रभारी जिलाधिकारी ने जन समस्याओं के त्वरित एवं गुणवत्तायुक्त निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। जन समस्याओं का गुणवत्तायुक्त एवं समयबद्ध निस्तारण शासन की प्राथमिकता है। इस अवसर पर कुल 104 मामले आए, जिसमें से 12 मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया तथा शेष 92 मामलों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत करने के लिए प्रभारी जिलाधिकारी द्वारा संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। प्राप्त मामलों में 42 राजस्व के, 28 पुलिस के, 17 विकास के, शिक्षा के 3, विद्युत के 6, पीडब्ल्यूडी के 7 तथा स्वास्थ्य के 1 मामले शामिल थे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह व पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर कुमार जायसवाल व पुलिस उपाधीक्षक राजेश कुमार के कुशल निर्देश में महिला बालिका उत्पीड़न के विरुद्ध एवं कानून के प्रति जन जागरूकता आदि के संबंध में निरंतर चलाए अभियान मिशन शक्ति के तहत डिजिटल वॉलंटियर ग्रुप व अन्य सोशल मीडिया ग्रुप पर जनपद के समस्त थानों द्वारा प्रचारित किया गया है और जनपद के समस्त थानों द्वारा विभिन्न विद्यालयों में स्कीम सवेरा, वरिष्ठ नागरिकों हित कम्युनिटी पोलिसिंग, डायल 112 की महिला स्कॉट सेवा, सीनियर सिटीजन सेल, महिला हेल्प डेस्क, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट आदि के बारे में जानकारी दी गई। मिशन शक्ति के तहत थाना बिलरियागंज के एंटी रोमियो टीम द्वारा प्रयाग इंटर कॉलेज में तथा कस्बा कप्तानगंज थाना कप्तानगंज द्वारा महिलाओं को 1090, 181, 112 आदि हेल्पलाइन नंबर, थाने पर सेवारत महिला हेल्प डेस्क आदि के संबंध में जागरूक किया गया। अतरौलिया में सचिवालय बनाने में प्रधान पर घटिया सामग्री से निर्माण कार्य कराए जाने का आरोप लगा है। बता दें कि क्षेत्र के तेजापुर लोहरा गांव वासियों ने उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर को प्रार्थना पत्र देकर गुहार लगाई है कि गांव में बन रहे मिनी सचिवालय में ग्राम प्रधान द्वारा घटिया निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें कच्चा ईंट, सादा बालू व कबाड़ से खरीदी गई जंग लगी सरिया को प्रयोग में लाया जा रहा है। मानक के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है, जिससे नाराज ग्रामवासियों ने उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए बताया कि गांव के विकास में किया जा रहा ग्राम प्रधान द्वारा कार्य काफी चिंताजनक है, जिसमें सबसे घटिया सामग्री का खुलेआम प्रयोग किया जा रहा है। हम 2 ग्रामवासियों की बारी बारी बात सुनवाते हैं। क्या नाम आपका? शीत प्रसाद सिंह। ये जो काम हो रहा है किस तरीके काम हो रहा है? ये घटिया काम हो रहा है, सफेद बालू से जुड़ाई हो रही है और कबाड़ा से सरिया से पिलर बन रहा है, मोरंग का प्रयोग नहीं हो रहा है, कभी ईंटा भी सेमा लग रहा है, सादा बालू से जुड़ाई हो रही है, सीमेंट लोकल लग रही है। नाम अमित पांडे है। आज ये जो काम हो रहा है इस पे आप लोग रिकॉर्ड किए हैं, किस विषय में किए हैं? भैया हम गांव वालों के सहमत से यहाँ इकट्ठा हुए हैं।
यहाँ पे सब लोकल काम हो रहा है। ईंटा भी सेमा आ रहा है, सीमेंट भी लोकल है, सरिया भी कबाड़े से आकर के इसके पिलर बन रहे हैं। सारे काम लोकल हो रहे हैं। यहाँ पे गांव वाले ये चाह रहे हैं कि पंचायत भवन अगर बन रहा है तो अच्छे से बने, सबके सहमति से बने। ये सारी चीज़ें लेकर के प्रधान जो है लोकल काम करवा रहे हैं। अगल बगल के गांव से 2 किलोमीटर गांव के दूर से ठेकेदार बुला करके काम करवा रहे हैं। क्या नाम है ठेकेदार का? ठेकेदार का नाम है पिंटू सिंह, पिंटू यादव। प्रधान कौन है यहाँ का? प्रधान यहाँ प्रदीप हरजन है। प्रदीप नहीं, उनकी औरत है। उनकी पत्नी प्रदीप हरजन की पत्नी है। एक शादी जो आज तक ना तो किसी ने सुनी होगी और ना कभी देखी होगी, क्योंकि ये शादी नहीं, संदेश है। संदेश है दहेज प्रथा को खत्म करने का। संदेश है बेटा बेटी को एक समान समझने का। संदेश है समाज में बराबरी लाने का। संदेश है अंगदान के प्रति जागरूक करने का। संदेश है ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने का। संदेश है समाज सेवियों की सपोर्ट करने का। संदेश है अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम और विधवा आश्रम को एक कर एक परिवार बनाने का। संदेश है LGBT समुदाय को समाज में बराबरी का हिस्सा दिलाने का, क्योंकि ये शादी ना तो अमीर घराने की है और ना गरीब घराने की, बल्कि ये शादी समाज को आईना दिखाने वाले देश के चौथे स्तंभ मीडिया कर्मियों की है। इसलिए ये शादी नहीं, संदेश है। और इस सामाजिक संदेश को देने का काम 2 पत्रकार करने जा रहे हैं आने वाली तारीख 10 दिसंबर 2020 को। पत्रकार जसवीर सिंह जस्सी एक निजी न्यूज़ चैनल में न्यूज़ एंकर के रूप में टेलीविज़न पर आकर देश और दुनिया की खबरों की जानकारी देकर पत्रकार होने के कर्तव्य को निभाते हैं। साथ ही मीडिया से हटकर अपने व्यक्तिगत जीवन में समाज हित और जनहित के लिए एक मुहिम पत्रकार की पोटली भी चलाते हैं। पत्रकार जैसे इस मुहिम के माध्यम से ज़रूरतमंद लोगों की सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, चाहे कपड़े हों, जूते हों या फिर कोई और भी सामान। साथ ही अंगदाता भी हैं, अपने शरीर के अंगों को दान कर चुके हैं। साथ ही अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम और विधवा आश्रम को एक करके एक अलौकिक परिवार बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। और अब अपने जीवन की सबसे खूबसूरत पर शादी के माध्यम से एक बेहतरीन संदेश दुनिया को देने जा रहे हैं। ये संदेश दहेज के तो बिल्कुल खिलाफ है और साथ ही भी बहुत महत्वपूर्ण बातें इसमें छिपी हैं जो मानव हित में ही। अब इसमें पत्रकार जसवीर सिंह जस्सी का पूरा साथ, सहयोग और सपोर्ट उनकी होने वाली जीवन साथी पत्रकार सुधा साहु कर रही हैं। ये बहुत अच्छी और अपने आप में बिल्कुल अनोखी बात है कि यहाँ एक लड़की अपनी शादी की तैयारियों को ना करते हुए समाज को संदेश देने के लिए अपनी पसंद, अपने सपनों को कुर्बान करते हुए जस्सी का साथ पूरी भरपूरी के साथ दे रही है। रब ऐसी जोड़ियाँ बड़ी ही शिद्दत से और बड़े ही अरमानों से बनाता होगा। आओ हम सब मीडिया के लोग भी मिलकर पत्रकारों की इस जोड़ी को ढेर सारी शुभकामनाएं दें और इनका सहयोग भी करें, क्योंकि ये दोनों पत्रकार पत्रकारिता जगत के लिए एक मिसाल है। और बड़ी बात ये भी, जस्सी का कहना भी है कि चाहे जो हो, बस सोच बदलनी चाहिए। आपको बता दें कि इस शादी में आने वाले चीफ गेस्ट होंगे अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, विधवा आश्रम, अंगदाता, LGBT समुदाय, सोशल वर्कर, सोशल संगठन, समाज सेवी, NGOs, समाज सेवी ट्रस्ट, दादी की रसोई, खाना बैंक। इस पाक विवाह का स्थल NH 91, घंटाघर, रामलीला मैदान, नयागंज, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। और तारीख होगी 10 दिसंबर 2020, दिन गुरुवार। समय दिन के 12 बजे से शाम की निश्चित 4 बजे तक का ये है। एक बार फिर इस पत्रकार जोड़ी को इनकी होने वाली शादी की तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV20 न्यूज।